माई सेल्फ शशि शर्मा, योर संस्कृत टीचर। देखिए बेटा, आज हम संधि प्रकरण चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए संधि में क्या होता है, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तर पदस्य प्रथम वर्णेन मेलनेन यत्न परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे पहला पद और उत्तर पद, यानी जो पहले पद का जो लास्ट वर्ड होता है, यानी प्लस से पहले का लास्ट वर्ड और प्लस के बाद का फर्स्ट वर्ड, दोनों मिलकर जो मात्रा बनती है उससे क्या होता है, शब्द में परिवर्तन होता है और उसको हम संधि कहते हैं। देखिए संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है कि सामान्यतः संधि का अर्थ मेल, समझौता या जोड़ है, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए यह है कि जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करता है तो वह संधि कहलाती है। जैसे हिम प्लस आलय। देखिए हिम में म में ए और आलय यानी ए और आ मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों निकट निकट हैं और इसमें ए के समीप आलय का आ मौजूद है और यहाँ दोनों ओर ए प्लस आ स्वर है। ये दोनों स्वर मिलकर एक दीर्घ आ हो जाता है और इन दोनों वर्णों में या इन दोनों शब्दों में जैसे हिम प्लस आलय को मिलाकर हिमालय संधि युक्त शब्द बन गया है, यह स्वर संधि कहलाती है। यानी कि स्वर के साथ स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है। देखिए इसी प्रकार सत्य प्लस जन। अब देखिए त है, त क्या है बेटा, त है व्यंजन और जन व्यंजन। तो व्यंजन के साथ व्यंजन जब मिलता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अब देखिए इसी प्रकार मनस प्लस रथ। अब देखिए रथ में क्या दे रखा है, विसर्ग दे रखा है। मनस का से वर्ण तथा रथ का रे वर्ण, इन दोनों वर्णों का परस्पर होने के कारण विसर्ग हो गया और मनः प्लस रथ रूप बना और तब मनः के न स्थित विसर्ग को ऊ होने पर और मनः प्लस ऊ रथ को जोड़ने पर मनोरथ पद बन गया। अतः ये हो गई विसर्ग संधि। यानी कि जिन शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग को जोड़ने या मिलाने के कारण जो पद बनता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद। संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद करने पर हिम प्लस आलय, ये दो शब्द अलग अलग हो गए। अब देखिए संधि के भेद। सामान्यतः संधि त्रिविध तथा सामान्यतः रूप से संधि तीन प्रकार की है, जो इस प्रकार है। स्वर संधि, अच संधि, यानी स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए बेटा, पहले है स्वर या अच संधि। अब देखिए स्वर संधि होता है जिन स्वर जब विच्छेद करते हैं उस समय स्वरों का स्वरों के साथ मेल हो जाने पर हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वरम संधि कथ्यते। यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि कहलाता है। संस्कृत भाषायां स्वीकृतां स्वर वर्ण इमे संति। यानी संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण ये है ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये स्वर संधि एतेषा परस्मेलनम भवति, यानी स्वर संधि इनके परस्पर मेल से होती है। अब देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, प्रधि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। अत्र कोचित विशिष्टाम संधि उल्लेखनीय। यानी कि यहाँ पर कुछ संधियों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए बेटा, दीर्घ संधि फर्स्ट नंबर पे है। दीर्घ संधि में यदि हस्व या दीर्घ, यानी हस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ए, ई, उ, री के बाद में अगर कोई भी हस्व या दीर्घ यानी कोई भी छोटा या बड़ा ए, ई,
उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी विच्छेद से पहले या विच्छेद के बाद में चाहे छोटी मात्रा आए चाहे बड़ी मात्रा आए, लेकिन जब हम इनका संयोग करते हैं तब आपस में मिलाने पर वह रूप बड़ा हो जाता है। जैसे ए प्लस ए मिलकर आ बनता है, आ प्लस ए मिलकर आ बनता है, ए प्लस आ मिलकर आ बनता है, और आ के साथ आ आने पर भी आ ही बनता है। इसी प्रकार से देखिए ई के साथ ई, बड़ी ई और ई मिलकर बड़ी ई और ई मिलकर ई और ई मिलकर ई। इसी प्रकार से ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, ऊ और ऊ मिलकर ऊ बनता है, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर दीर्घ हो जाता है। यानी कोई सी भी मात्रा आए, लेकिन हम जब इनका संधि मेल करते हैं तब उसकी बड़ी मात्रा हो जाती है। बच्चों, आपको केवल संधि की डिफाइन, संधि के भेद और स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद कॉपी में करने हैं। और ये जो विशेष ज्ञातव्य दे रखा है, यानी दीर्घ संधि किस प्रकार से कौन कौन से रूप दीर्घ होते हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।